क्लास 12 फिजिक्स में क्या पढ़ें, बहुत सारे चैप्टर हैं। कौन से टॉपिक पढ़ें, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हमेशा पूछे जाते हैं। क्या आप भी ऐसे ही फिजिक्स के बुक को लेकर वो टॉपिक सर्च करते रहते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो रख दीजिए आज ही बुक को साइड में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स। पूरे बुक के मात्र ये 70 टॉपिक पढ़ लो, 72 टॉपिक पढ़ लो, आपको इस बार फिजिक्स में 70 में 65 प्लस लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आप भी फिजिक्स का बुक लेकर सोचते रहते हैं ना, यार कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है, तो आज सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। और मैं फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं, पूरे चैप्टर के 72 ऐसे टॉपिक को ढूंढ कर लाया हूं। अगर ये टॉपिक आपने पढ़ लिया तो मैं गारंटी लेता हूं इस बार 70 में 65 प्लस आपका आएगा ही आएगा। तो अगर आप भी 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि 2026 में 100% गारंटी है कि ये टॉपिक आएंगे। ऐसा क्लास मैं हर साल बच्चों को देता हूं और लाखों बच्चे इस वीडियो को देखकर अच्छा परसेंटेज लेकर आते हैं, और इस बार आपकी बारी है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ये जो टॉपिक लेकर आया हूं ना, मैंने पूरे बुक के एक एक चैप्टर को एनालाइज किया है और ये टॉपिक आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, बस आपको लास्ट तक देखना है। सबसे पहले देखिए, फिजिक्स के 72 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, और आपके चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर, पूरे चैप्टर के टॉपिक होंगे। चैप्टर 1 से 14 तक के टॉपिक होंगे। एक एक चैप्टर के टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी फिजिक्स के टीचर से जाकर पूछोगे ना, चाहे वो 10 साल से पढ़ा रहा हो, 15 साल से पढ़ा रहा हो, वो यही कहेंगे बेटा ये टॉपिक जो शुभम सर ने बताया है यही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर की। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार आते हैं। देखो, सबसे पहला टॉपिक है बच्चों हमारे फर्स्ट चैप्टर में कूलाम का नियम। भैया आप विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर पढ़ रहे हो और आपने कूलाम का नियम नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? अब कूलाम का नियम मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, सिंपल सा है कि नहीं है? तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो कूलाम का नियम हमारे फर्स्ट चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अभी हम पूरा फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक देखेंगे, फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे ऐसे करके हम पूरे 14 चैप्टर का टॉपिक देखेंगे। दूसरा टॉपिक देख लो बच्चों, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा? 5 नंबर में ये डेरिवेशन आता है, आपको पता होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको मिस कर दिया तो समझ लो आपने 5 नंबर अपना मिस कर दिया। एक टॉपिक और लिख लेना। ठीक है, एक टॉपिक आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी पढ़ लेना, शायद मैंने नहीं लिखा है। एक टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये दोनों टॉपिक आपको जरूर पढ़ना है, मैंने चैप्टर में पढ़ा रखा है, फुल चैप्टर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो मैं 72 टॉपिक बता रहा हूं ना, गारंटी लेता हूं इसमें से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस बार आएंगे। ठीक है, और हमेशा आते हैं। तीसरा देखो भैया, ये भी डेरिवेशन है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे अक्षीय स्थिति है ना, वैसे निरक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने को दिया जाता है 5 नंबर में। तो ये दोनों टॉपिक, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपको पूरा चैप्टर देखना है ना, यूट्यूब पे सर्च करो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, फुल चैप्टर
शुभम लेक्चरर आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना। अगर आपको टॉपर बनना है ना, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि किस्मत भी उसी का साथ देती है मेरे दोस्त जो मेहनत करते हैं। और किस्मत के भरोसे कभी मत बैठना। क्या भरोसा, किस्मत आपके भरोसे बैठी हो कि जब आप मेहनत करोगे ना तभी हम आप पे फिदा होंगे। चलो चौथा देखो भैया इसी चैप्टर में, गॉस का प्रमेय। अब भैया आप विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर पढ़ रहे हो और गॉसेस थ्योरम ना पढ़ो, मतलब गॉस का प्रमेय ना पढ़ो तो बेकार है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो फाई ई होता है ना, वो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कुछ ऐसे मैंने आपको बताया था और ये डेरिवेशन भी मैं आपको करा चुका हूं। अब पांचवा टॉपिक देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गॉस का प्रमेय। जो टॉपिक मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं सारे के सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, मतलब इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है, लेकिन ये टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया ना भैया बहुत अच्छे परसेंटेज आपके आएंगे। पांचवा देखो, ये भी एक डेरिवेशन है, इसी गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। देखो, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब गॉस के नियम का उपयोग करके अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। ये वाला जो डेरिवेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे फर्स्ट चैप्टर में अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, गॉस का प्रमेय और उसके अनुप्रयोग, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना, तो सारे के सारे पढ़ लेना। चलो अभी इसी चैप्टर का हम और भी टॉपिक देखते हैं। चलिए 6 नंबर टॉपिक देखते हैं क्या है। जैसे ही मैं चैप्टर चेंज करूंगा ना, मैं बता दूंगा कि यहां से आपका चैप्टर दूसरा आ चुका है। चलिए 6 नंबर टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 6 नंबर टॉपिक है ना, ये भी गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। देखो बहुत ध्यान से समझना, ये भी डेरिवेशन है। देखो, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये भी हमारे फर्स्ट चैप्टर का बहुत ज्यादा स्पेशल टॉपिक है, ठीक है। तो ये 6 टॉपिक जो मैंने बताए ना, आपके चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सबसे ज्यादा स्पेशल टॉपिक हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी इसका पीडीएफ मिल जाता तो कितना मजा आता। अरे भैया, मैं पीडीएफ भी इसका देता हूं अपने ऐप पर। वहां पे मैंने अपना एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है ना, बहुत ही कम फी में। वो आप अगर ज्वाइन कर लोगे ना, इस बार आपको टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। उसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस, सारे पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ मैं उसमें देता हूं। अगर आपको वो नोट्स चाहिए, अगर आपको हमारे ऐप, देखो प्ले स्टोर पे जाना, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लेना। अगर आपको नोट्स चाहिए या कोर्स से ज्वाइन होना है ना, तो ये मेरा नंबर है 9918332305। इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, नोट्स से रिलेटेड कन्वर्सेशन हमसे कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, या कोर्स से ज्वाइन होता है, क्रैश कोर्स से। चलो ये नंबर नोट कर लिया आपने, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। अब चैप्टर नंबर 2 पे हम लोग बच्चों चलते हैं। चैप्टर 2 का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है। तो देखो इन सारे टॉपिक का सॉल्यूशन भी हमारे ऐप में मिल जाता है। देखो विद्युत विभव क्या है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा चैप्टर 2 में, क्योंकि चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, तो आपको विद्युत विभव के बारे में पता होना चाहिए ना कि V = W/Q0 होता है। ये पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैंने फुल चैप्टर्स भी आपको प्रोवाइड कराए हैं। कोई भी चैप्टर सर्च करना है, पीछे शुभम लेक्चरर लगा दो, वीडियो मिल जाएगा, टेंशन फ्री रहना। 8वां टॉपिक देख लो बच्चों, इसी चैप्टर का है, चैप्टर 2 का ही है। देखो, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, जैसे हमारे फर्स्ट चैप्टर में अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी ना, यहां पे हमारे चैप्टर 2 में अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव, ये दोनों डेरिवेशन आप लोग कर लेना, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे, चाहे फर्स्ट चैप्टर हो चाहे सेकंड चैप्टर हो, वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, यहां पे वैद्युत विभव है। 9 नंबर टॉपिक देखो, चालक की धारिता क्या होती है। अरे C = Q/V।
किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को ही हम चालक की धारिता बोलते हैं भैया। यही तो होता है मात्रक फैराड या कूलाम प्रति वोल्ट भी इसी का मात्रक होता है। अभी मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं, अगर आपने हमें सपोर्ट किया, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया ना, मैं इन सब का सॉल्यूशन लेकर आ जाऊंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। 10 नंबर देखो, संधारित्र क्या है भैया? संधारित्र, अरे संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें हम किसी चालक के आकार व आकृति में परिवर्तन किए बिना ज्यादा से ज्यादा आवेशों को संग्रहित या संचित कर सकते हैं। 11 नंबर, संधारित्रों का संयोजन पढ़ लेना भैया। संधारित्र को दो प्रकार से संयोजित किया जाता है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि समांतर क्रम संधारित्र की धारिता और श्रेणी क्रम संधारित्र की धारिता जो होती है ना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसका जो फॉर्मूला है ना, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। जैसे श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, ऐसे C4 C5 है तो उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। समांतर क्रम में इसका फॉर्मूला होता है C = C1 + C2 + C3, ऐसे ऐसे जितने भी आपके संधारित्र हैं सबको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये संधारित्रों का संयोजन होता है। 12 नंबर टॉपिक पे आ जाओ, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारे चैप्टर 2 का। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक आपको निकालना है, यह बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या इस चैप्टर के और भी टॉपिक हैं। नहीं, बस इतने टॉपिक आपके चैप्टर 2 में सबसे ज्यादा स्पेशल हैं। देखो यहां से शुरू हुआ है, यहां तक है बच्चों, ठीक है। इन सबको जरूर पढ़ लेना। बाकी जो बच रहे हैं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं उनको ना पढ़ें, जैसे इसमें समविभव पृष्ठ है उसको पढ़ लेना, विभव प्रवणता है उसको भी पढ़ लेना, बट जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इसको तो बिल्कुल मिस नहीं करना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मौका दे रहा हूं मैं, मौके पे चौका मारो भैया। कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचो। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाओ, विद्युत धारा। यहां से हमारा चैप्टर 3 का टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चों। तो इसमें सबसे पहले विद्युत धारा क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। अरे I = Q/T, आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा बोलते हैं। तो यही विद्युत धारा होता है बच्चों। 14 नंबर, ओम का नियम। अरे भैया हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हो ओम का नियम, B = IR, ये तो आपको विद्युत धारा में पढ़ना ही होगा। अरे विद्युत धारा की बात की जा रही है, ओम का नियम ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। 15 नंबर, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। अरे ρ = RA/L, यही तो फॉर्मूला होता है। देखो विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से डिनोट करते हैं, ρ = RA/L। R है प्रतिरोध, A है क्षेत्रफल, L है लंबाई, ठीक है। उसके बाद में विद्युत प्रतिरोध, अरे भैया विद्युत प्रतिरोध R = V/I होता है, ठीक है। ये सब बहुत इजी है, हलवा है, लेकिन टॉपिक का हमारे बोर्ड एग्जाम में जलवा है। चलो भैया 17 नंबर, विशिष्ट चालकता क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, σ = 1/ρ, ठीक है, ये होता है। फिर भैया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों, किरचॉफ का नियम। अब आप विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे हो, किरचॉफ का नियम ना पढ़ो, ऐसा कैसे हो सकता है। चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, आपको सारे के सारे नियम जरूर पढ़ने हैं। जैसे केमिस्ट्री में हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, कोलरोस का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, ऐसे ऐसे है। ऐसे फिजिक्स में हमारे कूलाम का नियम, किरचॉफ का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, बहुत सारे नियम हैं, इनको तो बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। तो यहां पे हमारे 13 से लेकर 18 तक के जो टॉपिक थे ना, वो चैप्टर नंबर 3 से थे, और ये सबसे ज्यादा स्पेशल टॉपिक हैं। इसमें और भी टॉपिक हैं, जैसे अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए, ये सब टॉपिक इसमें आते हैं, ठीक है। धारा घनत्व तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध लिखिए, ये सब टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, तो वो भी पढ़ना और मैं पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। ये 19 नंबर टॉपिक हमारे उसी चैप्टर का। देखो बायो-सेवर्ट का नियम, चैप्टर 4 में बायो-सेवर्ट का नियम जो है बिल्कुल भी मिस मत करना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। 5 नंबर में भी आता है, लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आता है, तो इसको मत मिस करना। 20 नंबर, एम्पियर का परिपथीय नियम। इस चैप्टर में ये दोनों नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक है बायो-सेवर्ट का नियम, एक है एम्पियर का
परिपथीय नियम। ठीक है, इसके बाद में आगे चले बच्चों हम लोग। चलो 21 नंबर हमारा है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो ये 2-3 टॉपिक हैं जो हमारे चैप्टर नंबर 4 से इंपॉर्टेंट है। जैसे बायो-सेवर्ट का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्पियर का परिपथीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और याद रखना, एम्पियर के परिपथीय नियम के कुछ अनुप्रयोग हैं, मतलब डेरिवेशन, उसको जरूर पढ़ लेना। मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा और आपके फिजिक्स के जो टीचर हैं उनके वो भी पढ़ाए होंगे शायद, तो इनके अनुप्रयोग को भी पढ़ लेना। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। यहां पे चैप्टर नंबर 5 है हमारा चुंबकत्व एवं द्रव्य। अब इसमें देखो बच्चों, दिक्पात कोण के बारे में पढ़ लेना, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ लेना। दिक्पात कोण मेनली इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 5 थोड़ा छोटा चैप्टर है ना, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है नहीं। चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं, यहां पे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। देखो इसमें 23 नंबर टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। अरे भैया, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही तो हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, जैसे विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते थे। ठीक है, 24 नंबर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। अब मैंने आपको बताया ही कि नियम तो बिल्कुल मिस मत करना, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लेना। ठीक है, एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा और बेसिकली मैं इसको पढ़ा भी चुका हूं, एक एक करके मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। 25 चुंबकीय फ्लक्स फिर से आ गया, चलो पढ़ लेंगे। स्वप्रेरण क्या होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, भंवर धाराएं, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कौन कौन से टॉपिक, चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, भंवर धाराएं, ये सब चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण में इंपॉर्टेंट है। चलो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर पे चलते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर की बात करेंगे ना, तो विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जैसे एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एलसीआर परिपथ, एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ। ठीक है, इसी चैप्टर में हमारे वाटहीन धारा है, इसको भी पढ़ना है। ट्रांसफार्मर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत भी पढ़ लेना। और विद्युत जनित अथवा डायनेमो, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 7 में, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा में। देखो विभिन्न प्रकार के जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है ना, उसको पढ़ लेना, जैसे एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ। वाटहीन धारा को पढ़ लेना, ट्रांसफार्मर को पढ़ लेना, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पढ़ लेना, विद्युत जनित अथवा डायनेमो को पढ़ लेना, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलो 34 नंबर टॉपिक यानी कि चैप्टर नंबर 8 का है। चैप्टर नंबर 8 हमारा है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, इसमें देखो मैक्सवेल का समीकरण बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये पढ़ लेना। ठीक है, आगे देखो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ये भी चैप्टर नंबर 8 में बहुत ज्यादा स्पेशल है, तो इसको भी बिल्कुल भी मिस मत करना। 36 है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इसी चैप्टर का, चैप्टर 8 का ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं टॉपिक बता रहा हूं, मैंने कहा कि मैं सॉल्यूशन देता भी हूं, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके देता हूं, और आगे भी मैं पूरा सॉल्यूशन दूंगा, टेंशन मत लेना। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। हमारा सेकंड फिजिक्स स्टार्ट हो गया है। चैप्टर नंबर 9 का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। अब चूंकि ये चैप्टर काफी लॉन्ग है, काफी नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं, तो ज्यादा टॉपिक होंगे। देखो प्रकाश का परावर्तन क्या है, हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हो, ये पढ़ लेना। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लेना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म कोण अपवर्तनांक तथा न्यूनतम विचलन कोण में संबंध क्या होता है, ये वाला संबंध देखो, n = sin a + del m/2। ठीक है, अपान sin a/2, कुछ ऐसे फॉर्मूला है ना, इसको आपको बताना है संबंध क्या होता है। n = sin a + del m/2 अपान sin a/2। यहां पे a है प्रिज्म कोण, del m है न्यूनतम विचलन कोण, n है अपवर्तनांक। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, चैप्टर 42 नंबर टॉपिक देख लो। प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है। प्रकाशिक माध्यम की
परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है। 43 नंबर, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बताओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ठीक है, ये आपका डेरिवेशन है। 44, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 9 में, लेंस मेकर का सूत्र। 45, लेंस की क्षमता क्या होती है, P = 1/f मीटर में, यानी कि लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, तो P = 1/f मीटर में। 46 नंबर, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, डेरिवेशन है, बहुत स्पेशल है। 47, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इसी चैप्टर का टॉपिक है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी या दूरदर्शक। मैंने बताया था ना चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है तो टॉपिक भी ज्यादा होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, अरे भैया कंसिस्टेंसी जब तक आपके अंदर नहीं है ना, आप कभी एक बेटर परसेंटेज अचीव कर ही नहीं सकते। टॉपर बनने की तो बात ही छोड़ दो, कोई भी टॉपिक पढ़ो फुल कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ना है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। चैप्टर नंबर 10 का नाम है बच्चों तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। देखो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, तरंग प्रकाशिकी चैप्टर में ना हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये टॉपिक तो आप भूलिएगा नहीं पढ़ने को क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो डेरिवेशन आपके आते हैं ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला डेरिवेशन और ये वाला डेरिवेशन, बिल्कुल मिस नहीं कर सकते आप। देखो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या डायरेक्टली 5 नंबर में आता है। फिर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या 5 नंबर में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो बिल्कुल मिस मत करना। व्यतिकरण क्या होता है भैया, हमारे इसी चैप्टर में व्यतिकरण है, बहुत स्पेशल टॉपिक है, व्यतिकरण को तो आप भूल ही नहीं सकते। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यानी कि यंग का प्रयोग, यंग का प्रयोग, ये भी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 55, प्रकाश का विवर्तन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर, ये भी जरूर पढ़ लेना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये टॉपिक सारे नोट कर लो क्योंकि ये टॉपिक भूलने वाले टॉपिक नहीं है। चैप्टर 10 में इन्हीं का दबदबा है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं, यानी कि 56 नंबर टॉपिक क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 56 नंबर टॉपिक है ना, चैप्टर नंबर 11 यानी कि विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति चैप्टर का ये टॉपिक है। भैया देहली आवृत्त क्या होता है इस चैप्टर में है, कार्यफलन क्या होता है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है। चैप्टर नंबर 11 में इतने टॉपिक बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। जैसे देखो देहली आवृत्त क्या होता है, इसमें मैंने आपको बताया ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे यहां पे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम और प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये दोनों सेम ही है, चाहे आप प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलो चाहे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बोलो, ठीक है। मतलब जब देखो ये कोई धातु है, क्या है ये धातु है, और धातु की सतह पर जब कोई आपतित, जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश इस धातु की सतह पर आपतित होता है ना, तो ये धातु है अगर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर भाई, ठीक है। तो यहां पे देखो ध्यान से क्या है इसका डेफिनेशन, ये समझ लो आखिर प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या। तो देखो जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और इस पूरी घटना को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं। मतलब जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बोलते हैं।
अब देहली आवृत्ति क्या है? देखो, आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, वो देहली आवृत्ति होगा। मतलब अगर इस प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर या देहली आवृत्ति से ज्यादा होगी ना, तभी यहां पे प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। अगर उससे कम है देहली आवृत्ति से, तो ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। कार्यफलन क्या है? आपतित प्रकाश की वो अधिकतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, कार्यफलन कहलाता है। देहली तरंगदैर्घ्य क्या होगा? आपतित प्रकाश का वो अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाएगा। एक ही फिगर से सारे डेफिनेशन मैंने बता दिए भैया। चलो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 12 पे। चैप्टर नंबर 12 का नाम है बच्चों परमाणु, और परमाणु चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, यानी कि नाभिक की खोज आप ना पढ़ो, ऐसा कैसे हो सकता है? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 12 में। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तो आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं, 11th में भी आपने पढ़ा होगा। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, ये सब परमाणु चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबको नोट कर लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हूं। अब देखो 64 नंबर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको भी पढ़ लेना परमाणु चैप्टर में। ठीक है, समझ में आ रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 13 यानी कि नाभिक चैप्टर पे आते हैं। नाभिक में आप अर्धवायु के बारे में पढ़ लेना, अर्धवायु तथा 6 नियतांक में संबंध क्या होता है, नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, इसको तो आप बिल्कुल मिस नहीं करना। ये टॉपिक हमारे नाभिक चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। 65, 66, 67, 68, 69। अब चैप्टर नंबर 14 पे आए अगर हम लोग, तो अर्धचालक हमारा चैप्टर है। इसमें आपका 70 नंबर टॉपिक है पीएन संधि डायोड क्या होता है, ये जरूर पढ़ लेना। पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंगदिष्टकारी के रूप में, और एक है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंगदिष्टकारी के रूप में। ये दोनों क्वेश्चन 5-5 नंबर में आते हैं, ये 71, 72। ठीक है, तो ये आपके क्लास 12 फिजिक्स के पूरे 70 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़े तो भैया आज का हमारा क्लास यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आज आपको क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक के 72 ऐसे टॉपिक को बताया ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको मत मिस करना, वरना बाद में रोना पड़ेगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? मतलब ये 75 टॉपिक जरूर पढ़ लेना, बाकी के जो टॉपिक बच रहे हैं वो तो आपको खुद से पढ़ना ही पढ़ना है। तो हो जाओ टेंशन फ्री और हो जाओ तैयार, क्योंकि अब की बार 95% पार। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।